हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जुडिशियल एग्ज़ाम वॉचर चैनल से मैं राजेश कुमार सोनी एक अंतराल के बाद फिर से हाजिर हूँ आपके सामने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यूज लेकर के। और आज ये एमसीक्यूज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से, और ये मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, रिपीटेड भी हैं, और जो आने वाली एग्ज़ाम है उसमें बहुत ही रिलेवेंट है। तो चलिए मैं ये शुरू करता हूँ क्वेश्चंस, और आप भी साथ में देख सकते हैं। अगर इसमें टोटल 10 क्वेश्चंस हैं इस वीडियो में, और ये 10 एमसीक्यूज में आप देखिए आपको आपकी स्कोरिंग क्या होती है, कितनी हो पाती है स्कोरिंग आपकी, ये आप अपने आप को चेक भी कर सकते हैं। और अगर आपकी 10/10 जा रही है तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, बड़ी खुशी होगी मुझे। और मैं ये बता दूं कि ये जो एमसीक्यूज हैं ये मेरे खुद के बनाए हुए नहीं हैं, ये विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन पेपर से लिया है मैंने। और ये क्वेश्चन पेपर 1990 से लगा के 2019 के बीच के क्वेश्चन पेपर हैं, और उन्हीं में से मैंने बहुत मेहनत के बाद ये 10 क्वेश्चंस आपको दिए। और मैंने तकरीबन 20-25 सालों के पेपर से 70-80 क्वेश्चंस निकाले हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैंने पेपरों में देखा है कि वो पूछे ही जाते हैं, और मैं वो 10-10 करके आपको वीडियो में दूंगा, तो कृपया इसे ध्यान से देखें। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं नोटिफिकेशन के लिए। चूँकि मैं बहुत ज़्यादा रेगुलर नहीं हूँ वीडियो देने में, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगा कि आपको बहुत अच्छा मटेरियल देता रहूँ। चलिए, पहला क्वेश्चन है, जब कोई व्यक्ति अपनी अंतिम सहमति अभिव्यक्त किए बिना कुछ निबंधन प्रस्तावित करता है जिन पर वह वार्ता के लिए सहमत है। अपनी अंतिम सहमति अभिव्यक्त किए बिना, यानी कि उसने अभी अपनी अंतिम सहमति नहीं दी है, लेकिन कुछ निबंधन प्रस्तावित करता है जिन पर वो वार्ता के लिए सहमत है कि चलो इन पर बात कर लेते हैं, उसके बाद सहमति पर विचार किया जाएगा, वो अंतिम सहमति दी जाएगी। तो यदि वो वार्ता के लिए सहमत है तो फिर इसका जवाब क्या होगा? वो प्रतिस्थापना करता है, बी स्थायी प्रस्तावना करता है, सी प्रस्तावना करता है, या फिर डी प्रस्तावना के लिए निमंत्रण देता है। तो आंसर आपने देख ही लिया होगा, दिमाग में आ गया होगा आपके। फिर भी इसका आंसर डी होगा, प्रस्तावना के लिए निमंत्रण देता है। और जब भी ऐसी स्थिति होती है, अंतिम सहमति नहीं होती है, बल्कि कुछ चीज़ें रह जाती हैं जिन पर हमें बात करना है, कुछ नहीं ऐसे निबंधनों को प्रस्तावित कर देता है पक्षकार। तो आंसर ये रहेगा। और इसके लिए आपको प्रस्तावना की परिभाषा जो आर्टिकल 3 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दी गई है उसको पढ़ना होगा, वहाँ से ये बात आपको क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्तावना की कोर्ट में आता है? तो प्रस्तावना की कोर्ट में कौन आएगा? पहला, विक्रय के बारे में समाचार पत्र में विज्ञापन, दुकानदार द्वारा खिड़की में माल का उस पर कीमत अंकित करके प्रदर्शन, एक संगीत सभा के लिए विज्ञापन। दूसरा है डी, जनता को पुरस्कार की घोषणा, जनता को पुरस्कार की घोषणा, ये दी है। अब इसमें से प्रस्तावना की कोर्ट में कौन आता है? तो ये देखिए, तो इसमें भी कुछ, ये भी प्रस्तावना नहीं है,
निमंत्रण है। दुकानदार द्वारा खिड़की में माल को उस पर कीमत अंकित करके प्रदर्शन, वो भी निमंत्रण है। संगीत सभा के लिए विज्ञापन, ये भी निमंत्रण है। अब बचता है एक जनता को पुरस्कार की घोषणा, तो ये प्रस्तावना की कोर्ट में आता है और इसके लिए आपको कार्लिल बनाम कार्बोलिक वाल स्मोक कंपनी का जो मामला है वो देखना पड़ेगा, जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको मैच करना है। कार का चालक, इनमें से कार का चालक होने की प्रस्तावना 1, 2, 3 में से क्या है? तथ्य नास्ति, निविदा, प्रतिफल शून्य। इनको इनसे मैच करना है। तो तथ्य नास्ति का सिंपल सा मतलब है यह तथ्य नहीं है। और कार का चालक होने की प्रस्तावना तो कार का चालक होने की प्रस्तावना ये क्या है आप बताइए? स्थानीय प्रस्तावना, स्थायी प्रस्तावना है, प्रस्तावना के लिए निमंत्रण है, बिना प्रतिफल के करार। तो बिना प्रतिफल के करार। अब आप ये देख लीजिए कि जो कार का चालक होने की प्रस्तावना है वो प्रस्तावना के लिए निमंत्रण है। क्योंकि चालक होने के लिए भी हम उससे बोल रहे हैं, तो हम उसे सिर्फ निमंत्रण दे रहे हैं। तथ्य नास्ति सिंपल सा मतलब है तथ्य नहीं है। अब बचा निविदा और प्रतिफल शून्य। तो जो निविदा बचा, निविदा होती है स्थायी प्रस्तावना। और अब डी बचा, तो प्रतिफल शून्य का मतलब बिना प्रतिफल के जो करार होते हैं वो शून्य होते हैं। इसमें प्रतिफल होना बहुत जरूरी है। प्रतिफल शून्य का मतलब है बिना प्रतिफल के करार। तो अगर कोई ऐसा करार है जिसमें प्रतिफल ही नहीं है तो फिर वो शून्य माना जाता है। ये संविधान नियम में करार की परिभाषा के अंतर्गत दिया गया है। चौथा लेते हैं। एक ही पति की दो विधवाओं, एक ही पति की दो विधवाओं के बीच यह करार है कि यदि उनमें से कोई पुनर्विवाह है, उनमें से कोई पुनर्विवाह करती है तो वह अपने मृत पति की संपत्ति से अपने अंश का अधिकार खो देगी। ये करार है। एक ही पति की दो विधवाओं के बीच यह करार है। करार क्या है कि यदि उनमें से कोई पुनर्विवाह करती है तो वह अपने मृत पति की संपत्ति से अपने अंश का अधिकार खो देगी। अब यह करार कैसा है? शून्य है, विवाह पर निर्बंधनकारी करार की कोर्ट में आता है, विधिमान्य है या फिर लोकनीति के विरुद्ध है। आप आंसर दिमाग में ले आइए, मैं बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, अंग्रेजी विधि और भारतीय विधि में इस संबंध में अंतर है। अंग्रेजी विधि में विवाह पर आंशिक प्रतिबंध लगाया जा सकता है, लेकिन भारतीय विधि के अंदर किसी भी तरह का प्रतिबंध विवाह पर नहीं लगाया जा सकता। यदि लगाया गया है तो उसे शून्य मानते हैं। लेकिन इस प्रश्न में यदि देखा जाए तो वास्तव में विवाह पर प्रतिबंध नहीं है। किसी भी तरह का प्रतिबंध इस करार से विवाह पर नहीं दिखाई देता, इसलिए यह करार विधिमान्य हो जाएगा। यहाँ विवाह पर कोई प्रतिबंध नहीं है। वो पुनर्विवाह करना चाहे तो करे, अगर वो करती है तो संपत्ति में जो उसका अंश है उस अंश को पाने का अधिकार खो देगी। विवाह कर सकती है, तो विवाह पर कोई अधिक प्रतिबंध नहीं किया गया इसमें, इसलिए यहाँ यह करार विधिमान है।
पांचवा देखिए, यह सिद्धांत कि किसी को भी किसी दूसरे की कीमत पर धन लाभ करने का अधिकार नहीं है कहलाता है जितना काम उतना दाम, प्रतिफल शून्य, संविदा कल्प, मूल्यानुसार कीमत। चलिए मैं बताता हूँ। यह संविदा कल्प कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? जो हमारा भारतीय संविधान नियम है उसमें सेक्शन 68 से 72 तक संविदा कल्प के बारे में ही बताया गया है। तो इतने सेक्शन हैं, उसमें इतनी धाराएं हैं जो इस पूरे टॉपिक को विस्तृत चर्चा करती हैं और इसको हम क्वासी कॉन्ट्रैक्ट या संविदा कल्प के नाम से जानते हैं। और उसकी जो मूलभूत संकल्पना है वो यही है कि किसी को भी किसी दूसरे की कीमत पर धन लाभ करने का अधिकार नहीं है। 6 नंबर, जब बाजार में धन की तंगी हो तब उधार लेने वाले को ऊंची ब्याज दर पर धन लेने पर उधार का करार, धन लेने पर उधार का करार शून्य होता है, बी विद्यमान होता है, सी शून्यकरणीय होता है, डी अवैध होता है। आंसर आप लोग देख लीजिए, मैं बताता हूं। ऐसा करार विधिमान्य होता है। यह करार विशेष परिस्थितियों में विधिमान हो ही जाता है और यहाँ पर एक विशेष परिस्थिति है कि बाजार में धन की तंगी है। जब धन की तंगी होती है तो धन आसानी से मिलता नहीं है, या जिस फ्लो में धन चलता है उस फ्लो में धन होता नहीं है, न चलता है। तब उधार लेने वालों को यदि ऊंची ब्याज पर धन देने पर उधार का करार, यानी कि उधार अगर हम धन दें तो हम मनमानी ब्याज यानी कि ऊंची ब्याज दर जो सामान्य स्तर से सामान्य से ऊंची होती है उस दर पर अगर हम अपना धन देते हैं या देने का करार करते हैं तो इस प्रकार का करार विधिमान्य होता है, क्योंकि ये विशेष परिस्थितियों में किया गया करार होता है। तो यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि बाजार में धन की तंगी है। तो जब बाजार में धन की तंगी हो तब उधार लेने वालों को ऊंची ब्याज दर पर धन देने पर उधार का करार विधिमान हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा समासित संविदा का लक्षण नहीं है? समासित संविदा का लक्षण बताना है कि इनमें से जो नहीं है। पहला, पालन भविष्य की घटना पर अवलंबित है। दूसरा, घटना अनिश्चित होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। सी, घटना संविदा की संपार्श्विक होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। तो डी, वचन प्रतिकारी होना चाहिए, यही नहीं होना चाहिए। तो समासित संविदा में ये तीनों बातें, जो पालन है भविष्य की घटना पर अवलंबित होता है, घटना अनिश्चित होती है और घटना संविदा की संपार्श्विक होती है, ये तीनों एक ही से कनेक्शन रखते हैं, यानी कि इनकी कनेक्टिविटी रहती है। ये जो वचन प्रतिकारी होना चाहिए ये इसका कोई भी लक्षण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा एक कथन सही है? पहला, शून्य करार अवैध होते हैं। अवैध करार शून्यकरणीय होते हैं। अवैध करार पक्षकारों द्वारा अनसमर्थित किए जा सकते हैं, कभी नहीं। अवैध करार सदैव शून्य होते हैं, यस। तो अवैध करार सदैव शून्य होते हैं, यह इसमें से बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 9, संविदा का वह पक्षकार जो संविदा भंग करता है प्रतिकर का संदाय करने का दायी है। तो वह पक्षकार जो संविदा को भंग करता है प्रतिकर का संदाय करने का दायी है, लेकिन किन परिणामों का? भंग से होने वाले प्रत्यक्ष परिणामों की बाबत,
बी अप्रत्यक्षता कारित हानि या नुकसानी के बाबत, सी प्रत्यक्षता या अप्रत्यक्षता कारित, सी लेते हैं प्रत्यक्षता या अप्रत्यक्षता कारित हानियों की बाबत, डी है दूरता कारित हानियों के बाबत। तो संविदा का वह पक्षकार जो संविदा को भंग करता है वह भंग से होने वाले प्रत्यक्ष परिणामों के बाबत प्रतिकर संदाय करने का दायी होता है। प्रत्यक्ष परिणामों के बाबत वो प्रतिकर संदाय करने का दायी होता है। ये इसमें याद रखने की बात है। क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं। वह पक्षकार जिसे संविदा भंग के द्वारा कोई हानि नहीं होती है हकदार होता है। तो वह पक्षकार जिसे संविदा भंग के द्वारा कोई हानि नहीं हुई है फिर भी वो कानूनी रूप से नुकसानी का हकदार होता है, तो वह केवल 4 में से किसी एक नुकसानी के पाने का हकदार होता है। पहला कानूनी नुकसानी, दूसरा परिनिश्चित नुकसानी, तीसरा निदर्श नुकसानी और चौथा नाम मात्र की नुकसानी। तो ऐसा पक्षकार जिसे कोई हानि नहीं हुई है संविदा भंग से लेकिन वो विधिता या कानूनी रूप से नुकसानी का हकदार है, वह केवल नाम मात्र की नुकसानी पाने का हकदार होता है। वह केवल नाम मात्र की नुकसानी पाने का हकदार होता है। इस तरह से ये 10 क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट होते हैं और मैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से तकरीबन 70 to 80 MCQs धीरे धीरे दूंगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आपको पता चल जाए कि मेरा वीडियो आप तक पहुंच चुका है। और ये वीडियो कैसा लगा, मेरी जो मेहनत है वो आपके काम आ रही है, तो कृपया कमेंट ज़रूर करें और एग्ज़ाम की जी भर की तैयारी करें, जो कि अभी आपके हाल में शायद बिहार का एग्ज़ाम होने वाला है। डेट वेट शायद आ गई है, तो आप लोग अलर्ट रहें, तैयारी करते रहें और थैंक यू फॉर वॉचिंग।